ये जो लोग आज आपको आवारा कहते हैं, आपकी सफलता के बाद यही अपने बच्चों को आपकी मिसाल देंगे। तो आज से अभी से डट जाएं अपनी सफलता प्राप्त के मार्ग पर मेरे प्यारे साथियों। इस बेहतरीन सी बात के साथ आज की क्लास का शुरुआत करने के लिए मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सबके बीच हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ामिस्तान आपका चैनल आर ओ PCS और अदर PSCs की तैयारी के लिए लगातार डटा हुआ है, जिसमें पॉलिटी का ये सेक्शन चल रहा है, जिसका पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा की जा चुकी है और इन रेगुलेटिंग एक्ट्स को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने ये देखा। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर महाअभ्यास सीरीज़ चल रही है, जिसके तहत प्रति वीडियो 50 प्रश्न आपको जो घटना चक्र आदि पुस्तकें हैं और जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनसे बताए गए हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन लिंक्स को टच कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर पॉलिटी लिस्टिंग सीरीज़ के करीब 6 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रॉड चीज़ों को याद कराने के शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, जिसमें लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, संविधान के सभी भाग, भारत के सभी राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आदि दिए गए हैं। साथियों, अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे रखी है, आप उससे इन पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। जिन चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से याद किया जा सकता है, उन पर इतनी ज़्यादा व्यर्थ की मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करने के लिए हम लोगों ने पार्ट 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, जिसका पार्ट 1 चल रहा है पॉलिटी का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, उसका आज दूसरा वीडियो है। इसमें हमने पहले देखा कि किस तरह से हमारे संविधान के जो बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट्स आए। रेगुलेटिंग एक्ट्स लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है साथियों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी के तौर पर पूरी चीज़ समझाता हूँ। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सन 1600 में भारत में स्थापित हुई, ब्रिटिश कंपनी थी। इसका दूसरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूरियत प्राप्त हुई। मेरे प्यारे साथियों, इनको जो ब्रिटेन से या ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस मिला था, वो ट्रेडिंग लाइसेंस चार्टर था, जो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ब्रिटेन की दिया गया था। यानी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जो भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। ये अधिकार किसी अन्य कंपनी को प्राप्त नहीं था। तो ये एक तरह का एक्सक्लूसिव लाइसेंस था, जिसे हम कह सकते हैं कि व्यापार का एकाधिकार पूर्ण रूप से इनको प्राप्त हुआ था। फिर इन्होंने यहाँ पर भारत में पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाई। साथियों, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। धीरे धीरे व्यापार ऐसा था, जो चीज़ यहाँ से खरीदते थे सस्ते दामों में, उसको 200 गुना दामों पर मसालों को बेचते थे जाके। साथियों, काली मिर्च वगैरह का व्यापार तो इतना ज़्यादा शानदार चल रहा था इनका कि उसे एक तरह से ब्लैक गोल्ड ही कहने लगे थे। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे जैसे धन बढ़ता है, कमाई बढ़ी, सिक्योरिटी की आवश्यकता होने लगी। फैक्ट्रीज़ जहाँ पर इनका व्यापारिक सामान रखा जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात किए गए। व्यापार बढ़ने लगा, तो जो यहाँ के भारत के लोकल रूलर्स थे, लोकल स्थानीय जो शासक थे, उन्होंने कंपनी के साथ विद्रोह करना लाजमी था, क्योंकि कोई भी शक्ति बढ़ती है तो उसके शत्रु तुरंत तैयार हो जाते हैं। और आपकी सरजमी पर आप आकर कोई बाहरी कंपनी या व्यक्ति अगर अपना काम स्थापित कर ले, तो जाहिर सी बात है विरोध तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसी क्रम में पहली बार कंपनी का सामना, रॉबर्ट क्लाइव का सामना बंगाल, जो कि उस समय का सबसे मजबूत और सबसे प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध प्रांत हुआ करता था, उसके नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुई। युद्ध भयंकर चला, परंतु जीत क्लाइव की हुई। क्लाइव की इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसलों को मजबूत किया और भारत के स्थानीय शासकों के हौसले वहाँ पर कुछ हल्के से पस्त हुए, परंतु हौसलों को हारने की जिद नहीं थी बिल्कुल भी स्थानीय रूलर्स में। और इसी क्रम में उन्होंने दूसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध छिड़ा,
और 22 अक्टूबर सन 1764 को ये बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन मुनरो और भारत के स्थानीय शासकों में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय पर काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे, युद्ध में भाग लिया। कैप्टन मुनरो और बंगाल, अवध और मुग़ल के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय हिस्सेदार थे। ये युद्ध भी चला और इसमें भी जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई साथियों, जिसमें कैप्टन मुनरो ने बहुत ही सही रणनीति के साथ इन तीनों का जो एलाई था, यानी कि जो गठबंधन था, उसे हराया। इसमें अंग्रेज जीत गए और इस जीत के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का जो प्रवेश का द्वार था, धन संपदा कमाने का द्वार था, वो खुल गया। इस जीत के साथ उन्हें बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे विशाल क्षेत्र के जो दीवानी अधिकार थे या वसूली के अधिकार थे, वो प्राप्त हो गए साथियों। इसी के साथ बेशुमार दौलत, राजस्व वसूली, कर वसूली के कार्य की प्रारंभ हुई, की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अब जब धन ज़्यादा आने लगेगा तो जो अधिकारी होंगे वो मिसरूल करेंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे और इसके तरह से मतलब कहने का ये है, क्राइसिस आएगी और क्राइसिस का रूल स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा धन उगाही के कारण किसानों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, काश्तकार परेशान किए जाएंगे, व्यापारियों का जो व्यापार है वो ठप होगा, वो अपने हिसाब से व्यापार नहीं कर पाएंगे, कारीगर भी ख़त्म होने लगेंगे और धीरे धीरे कंपनी अपना प्रभुत्व पूरे क्षेत्र पर स्थापित करेगी। तो अधिकारियों ने तो कंपनी के बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से अपनी संपदा को बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ा लिया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का एक उदाहरण दिया जाता है। 4 लाख पाउंड की उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। ये भी सन 1770 से 72 के बीच की बात है साथियों। वो समय जब 100 रुपये भी बहुत होते थे, उस समय पर 4 लाख पाउंड की स्थिति, कंडीशन, व्यक्तिगत संपत्ति रॉबर्ट क्लाइव की हो गई। लेकिन कंपनी धीरे धीरे दिवालिया होने की कगार पर आ गई। इस क्रम में 1769 से 1772 के बीच बंगाल को भयंकर सूखा देखने को मिला। भयंकर सूखा पड़ गया, जिसके कारण वहाँ पर करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा एनसीईआरटी बताती है कि करीब बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस सूखे में समाप्त हो गई। साथ साथ 1772 में कंपनी भी दिवालिया होने की कगार पर आ गई, जब ब्रिटिश सरकार के पास कंपनी के जो नुमाइंदे थे वो लोन लेने के लिए गए कि कंपनी को बचाने के लिए हमें लोन की आवश्यकता है, 1 मिलियन पाउंड का लोन आप हमें दे दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने ये देखा, महसूस किया कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इतनी बेशुमार दौलत कमाकर ब्रिटेन वापस लौटते हैं, बड़े बड़े बंगले, कोठी बनाते हैं, जैसे कि वहाँ के विधायकों और सांसदों के भी नहीं। लेकिन कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। ऐसा कैसे संभव है? यह देखकर ब्रिटिश सरकार को ये अंदाज लगा या अंदेशा हुआ कि किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से, भयंकर तरीके से भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस कंपनी पर रोक लगाना, लगाम लगाना, इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, इसी क्रम में 20-20 वर्षों के अंतराल में 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853 तक अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट आए और 1853 के बाद से रेगुलेटिंग एक्ट्स आने बंद हो गए। ऐसा माना गया कि कंपनी पर अब पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना क्या थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसकी संरचना में कौन कौन था या किस प्रकार से इसका संगठन बना हुआ था। तो ब्रिटेन में सबसे पहले पायदान पर वहाँ की क्वीन को रखा जाता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ थी। उसके नीचे जनरल कोर्ट था, जिसमें प्रोप्राइटर्स कंपनी के और शेयर होल्डर्स, जो कि इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने कंपनी को स्थापित किया था, वो थे, जिसका जो सीधा प्रॉफिट उठाते थे। और उनके नीचे उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना रखा था, यानी निदेशकों का एक मंडल बना रखा था, जिसमें 24 निदेशक माने जाते थे, जिन्हें प्रबंध निदेशकों का नाम दिया गया था। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर रख रखे थे, अलग अलग प्रांतों में डिप्टी गवर्नर रख रखे थे
और ये डिप्टी गवर्नर अपने अंडर आने वाले 24 कंपनी के छोटे छोटे डायरेक्टर्स के माध्यम से अपने डे टू डे यानी कि दैनिक कार्यों को कराने में इनकी मदद लेते थे। क्वीन एलिजाबेथ और जो जनरल कोर्ट था उन्होंने एशिया में प्रेसिडेंसीज़ को बांट रखा था, कई सारी प्रेसिडेंसीज़ में या को में बांट रखा था एशिया को, और जिसका एक प्रेसिडेंट होता था और काउंसिल होती थी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य स्रोत देखेंगे आप तो क्वीन एलिजाबेथ, उसके बाद जनरल कोर्ट जिसमें प्रोप्राइटर और शेयर होल्डर्स हैं, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 मेंबर्स थे जिन्हें प्रबंध निदेशक भी कहा जाता था, और यही अपने अंडर में गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर 24 कंपनी डायरेक्टर्स जो कि दिन प्रतिदिन का कार्य देखते थे। ऐसी संरचना थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि पूर्ण रूप से कार्य करती थी ऊपर से नीचे की तरफ। तो 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस समय पर भारत में जो शासन प्रशासन था वो किस प्रकार से कार्य कर रहा था, हमें ये पता होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो बॉम्बे था उसका गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर, तीनों के पास अपनी कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ थीं। यानी तीनों के पास अपनी अलग अलग कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ थीं बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर के पास। जैसे ही आप देखते हैं इनके पास कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स अलग अलग थी, मतलब ये तीनों एक दूसरे के समकक्षी थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में 1773 के समय का जो प्रशासन था वो विकेंद्रित था। विकेंद्रित यानी शक्तियां बटी हुई थीं, केंद्रित नहीं थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव अभी तक रखी नहीं गई थी। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी जो विधायी शक्तियां हैं यानी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको उठाकर ट्रांसफ़र करने की शुरुआत कर दी जाती है बंगाल के गवर्नर को। यानी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों की लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां, कानून बनाने की शक्तियां दे दी जाती हैं, ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं बंगाल के गवर्नर को। और विधायी शक्तियां थी न कि कार्यकारी, ये याद रखना है। और बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। साथियों, ऐसे गवर्नर जनरल बनने वाले बंगाल के पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव यहाँ पर रखी गई। शक्तियों को केंद्रित करने का, केंद्रीकरण का ये पहला स्टेप था, सेंट्रलाइजेशंस फर्स्ट स्टेप, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद गठित की गई जो कि विधायी कार्य भी कर सकती थी। ये कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन काम लेजिस्लेटिव भी कर सकती थी। साथियों, अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। अब तक 1773 से पहले तक या रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तक ये सब समकक्षी थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से उच्च पद पर हो गया था, पावरफुल हो गया था। फिर कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण को सख्त कर दिया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने मुनाफे के लिए किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चलाते थे, गवर्नर डिप्टी गवर्नर के माध्यम से चलाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट ने नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो ये एक्ट बनाए उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर शिकंजा कसा गया और कंपनी के डायरेक्टर्स को कहा गया कि अब से भारत में जो भी रेवेन्यू यानी कि राजस्व का कार्य होगा, आप जो कलेक्ट करेंगे, जो भी नागरिक मामले होंगे, सिविल से रिलेटेड मैटर्स होंगे और जो सेना या मिलिट्री से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उनकी जानकारी सिर्फ अपने तक न रख के ब्रिटिश सरकार को भी प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, ये रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को शक्तियाँ छीनने के लिए नहीं बना था, ये सिर्फ कंपनी के नियंत्रण और उस पर थोड़ा सा शिकंजा कसने के लिए बना था, जिससे कि जो ये भ्रष्टाचार की स्थिति थी, जो कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति थी, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो।
इसलिए इन चार्टर एक्ट्स को लाया गया। इन्हीं चार्टर एक्ट्स को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निजी व्यापार करने पर कंपनी के कर्मचारियों पर रोक लग गई, यानी कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। साथ साथ में फ्रीबीज यानी कि जो भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही सन 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की जगह आप याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और इनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। मुख्य न्यायाधीश 1 और 3 अन्य न्यायाधीश इस उच्चतम न्यायालय में हुआ करते थे। लेकिन ये कंपनी के ऊपर नहीं थे साथियों। जैसे सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय में है, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं थी। वो कंपनी के ऊपर नहीं थे और ना ही ये कंपनी के ऑफिशियल्स पर कोई भी केस कर सकते थे, केस चला सकते थे और ना ही उन्हें ऑर्डर दे सकते थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इतनी शक्ति प्राप्त नहीं थी। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि एक तरह से जब रिजल्ट देखा गया तो पूरी तरह से फेल हो गया और कंपनी ने इसे मानने से बिल्कुल इनकार किया और इसके जो प्रबंध थे उनको नहीं माना, प्रावधानों को नकारा, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल ही लाजमी सी बात है कि नाराज़ होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी लगाम लगाने के नए तरीक़ों को ईजाद करने की तैयारी करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसी कौन सी खामियां थीं कि इसको जो है माना नहीं गया या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको नहीं माना? तो इस कमियों को देखने के लिए, इनको सुधार करने के लिए एक 1781 में संशोधन अधिनियम लाया गया जिसे हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं। ये बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य पावर हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिनमें परिवर्तन किया गया। पहला गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए, यानी इन लोगों को और ज़्यादा आज़ादी दे दी गई। कंपनी के जो सेवक थे वो भी कार्य के दौरान कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर थे। राजस्व से संबंधित मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामले, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर थे। कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और हिंदू मामला हो तो हिंदू कानून से निर्णय लेना है, मुस्लिम मामले में मुस्लिम कानून से निर्णय लेना है। साथियों अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला बहुत ज़्यादा उठ रहा है, वो का मामला कहीं ना कहीं आर्टिकल 43 में दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड है। हिंदू मामले हिंदू कानून से, मुस्लिम मामले मुस्लिम कानून से। जब सारे ही मामले भारतीय संवैधानिक कानून से लागू होने लगेंगे, सुलझाए जाने लगेंगे, वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाएगा। इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को सुधारने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 का लाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, पर एक बार देखना जरूरी है। बंदोबस्त कानून नाम था। गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी मेंबर्स की, उनको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर रखा गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे कार्य के दौरान वो भी इससे बाहर रहे। राजस्व से संबंधित मामले हों, राजस्व वसूली से जुड़े मामले हों, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर। कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के अंदर। और हिंदू मामले हिंदू कानून से और मुस्लिम मामले मुस्लिम कानून से सुलझाए जाएंगे, ऐसा कहता था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बंदोबस्त कानून। फिर अब हम आज की क्लास का जो नया पॉइंट है, जो हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था, उसको पढ़ते हैं। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कंपनी ने मानना लाजमी नहीं समझा, नकारा, स्वीकार नहीं किया, उसके प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अलग प्रकार का नाराज़गी, गुस्सा जायज़ था। उन्होंने देखा कि जब हमने ये कानून बनाया रेगुलेटिंग एक्ट, तो कंपनी ने इस पर बहुत ज़्यादा अनुशासित तरीके से कार्य नहीं किया। तो इस क्रम में कंपनी ने जब कानून नहीं माना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारी तो सरकार है ना, हम ही ने आपको भारत भेजा है, आप अपने आप से तो भारत नहीं गए, तो हम ऐसा कानून बना देंगे कि आप जो भी काम करेंगे वो आप चाहें या ना चाहें वो हमारे अधीन आ जाएगा। इस क्रम में शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि सन 1784 में आया, ठीक 11 साल बाद 1773 के। तो जब कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट को स्वीकार नहीं किया और धृष्टता दिखाई, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा हु इज़ द बॉस नाउ। इन्होंने कहा अब हम आपको दिखाएंगे कि कौन बॉस है सच में। तो ब्रिटिश सरकार लाई इस क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया।
इसमें कंपनी की पावर्स को कम कर दिया। अगर कंपनी शायद वो रेगुलेटिंग एक्ट मान लेती तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती और उनकी शक्तियाँ ज़्यादा रहती। तो क्या कुछ हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में, आइए देखते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण मामले हैं। पहला, भारत में कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था, भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता था, अब उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश पोजीशन का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी अब आप कंपनी जो भी एरिया कवर करेगी, कैप्चर करेगी, वो सब कहेगा कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, यानी यहाँ ब्रिटिश सरकार का रूल चलेगा और ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। मतलब कंपनी की जो इंडिविजुअलिटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही थी और ब्रिटिश सरकार की जो पावर थी वो इसके ज़रिए बढ़ने लगी कि कैप्चर आप करें, नाम ब्रिटिश सरकार का होगा। इस तरह से पहला पॉइंट आप देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, भारत में कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, कंपनी के अधिकार में जो भी क्षेत्र थे, उन्हें अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा साथियों। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरी सरकार का प्रारंभ कर दिया गया या डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। डुअल गवर्नमेंट क्या थी? हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना को देखा था साथियों, तो आपने ये पाया था कि उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, यानी निदेशक मंडल नाम का एक पार्ट था। सबसे ऊपर क्वीन एलिजाबेथ थी, उसके नीचे प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप था और उनके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आज़ादी से कार्य करते थे और वो गवर्नर्स को, डिप्टी गवर्नर्स को और 24 डायरेक्टर्स को उन्होंने अपनी तरफ से लगा रखा था दैनिक कार्यों को देखने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट ने 1773 ने इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर कुछ लगाम कसने की कोशिश की जिसे इन्होंने नहीं माना। तो अब उसके क्रम में ही, या कहने का मतलब है उसी के परिणाम स्वरूप दोहरी सरकार डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, जिसमें व्यवस्था हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत किया था। यहाँ से हम देखते हैं कि अब शुरुआत हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। जो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहे थे, उनके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग ओवर द पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्तियों को दिखाया कंपनी को और पहला स्टेप चला कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, कंपनी की पावर्स को टेक ओवर करने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसका सी से याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी यानी निदेशक मंडल कंपनी की तरफ से था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि नियंत्रण बोर्ड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। अब हुआ क्या, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। कंपनी से कहा गया आप जब हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी व्यापारिक गतिविधियां ही आप देखेंगे और अन्य प्रकार की सभी गतिविधियां, चाहे वो पॉलिटिकल पावर्स हों यानी राजनीतिक शक्तियां हों, कानून बनाने का अधिकार हो, चाहे वो मिलिट्री पावर्स हों यानी कि सैन्य से संबंधित शक्तियां हों, सेना से संबंधित शक्तियां हों, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों या प्रशासनिक शक्तियां हों, वो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में रखेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में रखेगी और कंपनी से कहा आप यहाँ पर व्यापार करने आए थे, अपना व्यापार करिए। तो इस तरह से कंपनी के पास जो अथाह शक्तियाँ थीं कि वो कभी भी किसी भी कानून को बना देती थी और किसी भी प्रकार से कर राजस्व की वसूली करती थी, किसी को भी पकड़ सकती थी, कोई भी कार्य अपने हाथों से अपने हिसाब से कर सकती थी, उस पर लगाम लग गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और पावर्स का सेपरेशन कर दिया। अब कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर सकते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और प्रशासनिक शक्तियों को अपने अंडर में रख चुकी थी। तो इस तरह से आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट में दो प्रकार के बड़े बदलाव किए गए, जिसमें पहला बदलाव था भारत के अंदर कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था उसे अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। साथ साथ दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट का प्रोसेस आया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया और फर्स्ट स्टेप टू टेक ओवर द पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट शो हुई हमें, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की तरफ से था। शक्तियां बट गईं, कंपनी को सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी व्यापारिक शक्तियां दी गईं और
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई। तो 1784 के रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट ने ये दिखा दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बॉस है और वो किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सकती है। इस क्रम में जो रेगुलेटिंग एक्ट 20 वर्ष बाद 1773 के बाद 1793 आने की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक बार फिर से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें क्या क्या हुआ। कंपनी की राजनीतिक शक्तियों को उसकी व्यावसायिक शक्तियों से अलग कर दिया गया। राजनीतिक शक्तियां अलग हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चली गई और व्यावसायिक शक्तियां आ गई कंपनी के पास। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दे दी गई जो कि 1773 तक नहीं थी। 1773 तक गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति नहीं थी, मतलब वो किसी भी प्रकार के कानून को रोक नहीं सकता था, लेकिन अब उसके पास ये वीटो शक्ति भी आ गई। 1773 से उभरने के लिए, इस समस्या का निपटारा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सभी कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के पास अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि कंपनी के पूरे गतिविधियों को देखता था और उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अलावा सारी पावर्स अपने पास रखता था। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आइए बढ़ते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद यह चार्टर एक्ट 1793 लागू होगा 20 सालों के बाद। 1793 का चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। कम से कम परिवर्तन के साथ ये रेगुलेटिंग एक्ट भी आसानी से पास हो गया, जिसके ज़रिए कंपनी के जो लाइसेंस था उसे 20 वर्षों के लिए अगले बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सरकार की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती रहीं। प्रशासन और शक्तियों में केंद्रीकरण बढ़ता रहा, यानी सेंट्रलाइजेशन जो कि 1773 से शुरू हुआ था। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती रही। ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्रों पर बना रहा, जो कि 1784 के रेगुलेटिंग या यूं कहें कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था कि भारत के अंदर कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र है उसे अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो ही गए थे। आपने देखा था पॉलिटिकल पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गई थी, मिलिट्री पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गई थी। कंपनी के पास सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, यानी व्यापारिक शक्तियाँ ही सिर्फ थी। फिर व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार जारी था, यानी अभी भी ब्रिटेन की सिर्फ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जो कि भारत में व्यापार कर सकती थी। साथियों, तो 1793 का चार्टर एक्ट आपने देखा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं, खाली 20 वर्ष के लिए इसका लाइसेंस बढ़ाया। धीरे धीरे सरकार की शक्तियाँ, ब्रिटिश सरकार की शक्तियाँ बढ़ी, देश में प्रशासन में केंद्रीकरण बढ़ता रहा और परिवर्तन कम से कम था तो आसानी से पास हो गया और कंपनी का लाइसेंस बढ़ गया और कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था वो ब्रिटिश सरकार के पास ही रहा और व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। 1793 के बाद 20 वर्ष के बाद फिर से इसकी समीक्षा हुई और लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट सन 1813 का। आइए चलते हैं 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट के तहत, देखते हैं 1813 के आसपास का जो समय था उस समकालीन समय में घटनाएं क्या क्या घट रही थी। साथियों, 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक एरा था, प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक दशक था, वो नेपोलियन बोनापार्ट का दशक था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था और फ्रांस और ब्रिटेन की, जिसे कहते हैं 36 का आंकड़ा रहता है, वैसा ही आंकड़ा था। फ्रांस की जो नौसेना थी, फ्रांस की साथियों जो नौसेना थी यानी जो नेवल आर्मी थी, वो ब्रिटेन की तुलना में उस समय पर काफ़ी कमज़ोर थी, जिस कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि फ्रांस युद्ध करके ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर सकता, ब्रिटेन को हरा नहीं सकता। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए और ब्रिटेन को जो है हराने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया। उसने सोचा या उसे लोगों ने सलाह दी, वहाँ के जो विद्वान लोग थे, कि ब्रिटेन व्यापारियों का देश है, उनके व्यापार को अगर आप रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, किसी तरह से कम कर सकें, तो वहाँ पर वो लोग अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस क्रम में ब्रिटेन जो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, फ्रेंच प्रशासक था, उसने एक 1806 में बर्लिन समझौता किया और महाद्वीपीय सिस्टम लागू किया, जिसके तहत
पूरे यूरोप में उसने ये घोषणा कर दी कि कोई भी देश ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा। कोई भी देश यूरोप का इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा। इस कारण हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, जो उस समय का तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का, फ्रांस का, वो बहुत शक्तिशाली था, यूरोप में बड़ा नाम रखता था और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर उसका राज था। तो वो देश उनकी बात को मानेंगे बर्लिन समझौते को, और ब्रिटेन या इंग्लैंड के साथ व्यापार बंद कर देंगे। जब व्यापार बंद कर देंगे तो इंग्लैंड को तो धन की ज़रूरत है, उनके यहाँ जो कच्चा माल तैयार हो रहा है उसे कहीं ना कहीं उन्हें पहुँचाना है और उन्हें तो अपना व्यापार करना है, क्योंकि वो तो अपनी व्यापारिक शक्ति वाले हैं। पूंजीवादी विचारधारा, जबकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो साम्राज्यवादी विचारधारा वाला था, और साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण उसने सोचा कि इंग्लैंड पर कब्जा कैसे किया जाए, तो उसको व्यापार में हराना पड़ेगा। ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाया, महाद्वीपीय सिस्टम लगाया। बर्लिन की डिक्री हुई 1806 में, और इंग्लैंड के साथ व्यापार यूरोप ने बंद कर दिया। अब जब यूरोप में व्यापार बंद हो गया तो ब्रिटिश सरकार ये देखती है, और अब ब्रिटिश सरकार को, भाई सीधी सी बात है, प्रशासन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो अब तक भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसके पास ये अधिकार था कि वो भारत में जाकर व्यापार कर सकती है। तो जब परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है लाइसेंसेस बंटने शुरू हो जाएंगे। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अन्य कंपनियों को भी भारत जाने का लाइसेंस देना शुरू कर दिया। तो इसका अर्थ क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो व्यापार पर एकाधिकार है भारत में वो समाप्त हो जाएगा, और ये एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में समाप्त हो गया। और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था। बाकी सारे व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, और अन्य कई सारी यूरोपीय की जगह हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की कई सारी कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी। साथियों, कोई भी ब्रिटिश कंपनी अब व्यापार के लिए भारत आ सकती थी। उम्मीद कर रहा हूँ 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, महाद्वीपीय सिस्टम, बर्लिन समझौता और किस तरह से कंपनी का एकाधिकार समाप्त होता है व्यापार पर, आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अच्छे से समझ में आ रहा है साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। तो 1813 में हमने देखा कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रह गया। कोई भी ब्रिटिश कंपनी अब भारत आ सकती थी और भारत में व्यापार को कर सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब भारत में जो और चीज़ें देखते हैं 1813 में क्या हुई। भारत में कंपनी शासित जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश राजा ने प्रभुता और प्रकट व स्थापित किया। मतलब कहने का क्या है, बात वही है जो अभी भी जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही थे, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र माने जाते थे। कंपनी का जो लाइसेंस था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, हालांकि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ थीं उनको भारत जाने की अनुमति दे दी गई और कहा गया कि जाइए और ईसाई धर्म को आगे बढ़ाइए, फैलाइए। भारत की स्थानीय सरकारों और यहाँ के व्यक्तियों पर कर की अनुमति दे दी गई और दंड व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। तो 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। उसमें कंपनी की शक्तियों को और छीन कर दिया गया था और व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया था। और ये जो समय था नेपोलियन बोनापार्ट का था, बर्लिन समझौता हुआ था। महाद्वीपीय सिस्टम भी हमने देखा कि कैसे यूरोप के विभिन्न देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया गया। कोई भी ब्रिटिश कंपनी व्यापार के लिए भारत अब आ सकती थी साथियों। इसके साथ साथ भारत में कंपनी के जो लाइसेंस था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई। भारत की स्थानीय सरकारों और व्यक्तियों पर कर लगाने की और दंड देने की भी व्यवस्था प्रारंभ हो गई। इस तरह से हमने देखा 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग उसके दूर करने की बहुत जल्द से जल्द पूर्ण कोशिश करेंगे और उसे दूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब 20 वर्ष के बाद फिर से एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसे हम 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है उसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी और व्यापारिक एकाधिकार इसका समाप्त कर दिया जाएगा पूर्ण तरीके से। नहीं करेगी का मतलब यह है कि एकाधिकारित रूप से काम नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से अब भारत में शासन करने के लिए नामित कर दी गई। यानी यहाँ पर गवर्नर बनाई है, डिप्टी गवर्नर बनाई है और यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है उसको चलाने में और वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून हैं उनको लागू कराने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करिए। और व्यापारिक एकाधिकार आपका पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो केंद्रीयकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियाँ, उनकी जो विधायी शक्तियाँ थीं, लेजिस्लेटिव पावर्स थीं, वो बंगाल के गवर्नर को देना प्रारंभ की गई थीं और केंद्रीयकरण का पहला स्टेप चला गया था। तो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट वो रेगुलेटिंग एक्ट है जिसमें ये केंद्रीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल पूर्ण हो गई। कैसे पूर्ण हो गई साथियों? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर। यानी अब शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित कर दी गई, गवर्नर जनरल में केंद्रित कर दी गई। ये स्थान लेने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथियों यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने, उनका नाम था, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था। इससे पहले आपने बंगाल का गवर्नर देखा था, बंगाल के गवर्नर जनरल देखे थे। बंगाल के गवर्नर जनरल पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इस तरह से 1833 में केंद्रीकरण का कार्य संपूर्ण रूप से पूरा कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो गवर्नर जनरल पहले बंगाल का था, उसकी काउंसिल में कुल 4 सदस्य रखे गए थे। धीरे धीरे सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता था और अब गवर्नर जनरल की परिषद में या काउंसिल में विधिक परामर्श के लिए, यानी कि कानूनी परामर्श के लिए एक चौथा विधिक सदस्य भी शामिल कर दिया गया। 4th मेंबर शामिल किया गया जो कि विधिक परामर्श के लिए शामिल किया गया था। साथियों भारत में इसी एक्ट के तहत भारत में जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसका क्रम में 1843 में एक एक्ट लाकर इसका उन्मूलन भी कर दिया गया। ये 1833 के समय की बात बता रहा हूँ। कंपनी में पद धारण करने के लिए जो पहले भेदभाव चलता था भारतीयों के साथ, धर्म का, जन्म स्थान का, मूल वंश का, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान कर दिया गया। यानी इस तरह का कोई भेदभाव ना करिए और इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी में पद धारण करने के लिए आप रोक नहीं सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में हमने अभी तक देखा, पहली चीज़, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। कंपनी सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन कर सकती है। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो व्यक्ति थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद में विधिक परामर्श के लिए चौथा विधिक सदस्य भी शामिल कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में इसका उन्मूलन भी कर दिया गया। कंपनी में पद धारण करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। और जो है आगे बढ़ते हैं, गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट, यानी पूरे देश के लिए एक सिंगल बजट की शुरुआत कहाँ से हुई? 1833 से हुई। साथियों गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने की व्यवस्था भी की गई। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया। कानूनों का वर्गीकरण का अर्थ यह है कि अब कानून बांट दिए गए और इसके लिए विधि आयोग की एक स्थापना की गई, जो कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। 1834 लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग। और इस प्रक्रिया में
1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण पूर्ण कर लिया गया। बंगाल, पहले जो अलग अलग गवर्नर होते थे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और अब बंगाल के गवर्नर जनरल से सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक चीज़ और है, सिविल सेवा परीक्षा की खुली भर्ती करने की मांग की गई, परंतु ये मांग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से रोक दी गई और सिविल सेवा भर्ती परीक्षा को खुली तरीके से जो मांग की गई थी वो 1833 में पूर्ण नहीं हो पाई साथियों। 1833 एक बार फिर से फटाफट देखते हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कंपनी सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करने के लिए योग्य रह गई। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधिक सदस्य जोड़ दिया गया, विधिक परामर्श के लिए चौथा विधिक सदस्य। भारत में दास प्रथा समाप्त करी गई। 1843 में कानून लाकर इसका उन्मूलन किया गया। कंपनी में पद धारण के लिए धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल पूरे देश के लिए सिर्फ एक बजट प्रारंभ कर दिया गया और जो है एक विधि आयोग की स्थापना की गई जो कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। सिविल सर्विसेज को खुली भर्ती कराने की प्रयास किया गया पर लागू नहीं हो पाया। अब अगला रेगुलेटिंग एक्ट जो कि शायद क्या मतलब आपकी समझ से जो भी है 20-20 वर्ष बाद जो ये रेगुलेटिंग एक्ट रिन्यू किए जाते थे उनका ये आखिरी क्रम का रेगुलेटिंग एक्ट है 1853 का, क्योंकि इसके बाद भारत शासन अधिनियम प्रारंभ हो जाएंगे सन 1858 के बाद 1858 से 1857 की क्रांति होने के कारण, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1853 जो कि अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट था, अंतिम चार्टर था या अंतरिम अधिनियम था। इसमें क्या क्या बदलाव आए। संवैधानिक विकास के नज़रिए से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के नज़रिए से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। संवैधानिक विकास के नज़रिए से ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था साथियों? क्योंकि छोटी संसद की स्थापना इसी में की गई थी। एक छोटी संसद जो कि ब्रिटिश के विभिन्न नियम कानूनों के तहत चलती थी, छोटी विधान परिषद। देखते हैं आइए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए भारत के नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद का जो गठन किया गया गवर्नर जनरल के लिए 6 नए पार्षदों की भर्ती करके, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1853 में जो कि आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें किया गया। साथियों, परिषद जो ये काउंसिल थी इसकी ये जो शाखा थी जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। ये उसी तरह से काम करती थी, छोटी संसद के तौर पे काम करती थी। इसमें सारी प्रक्रियाएं वही अपनाई जाती थीं जैसे कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। यानी संवैधानिक विकास में ये एक बहुत बड़ा प्रारंभिक चरण माना जाता है क्योंकि यहाँ से संसदीय व्यवस्था की कहीं ना कहीं नींव भी रखी गई। साथियों, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य इनके अलग अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क्स, जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद तैयार कर दी गई जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ये छोटा संसद की तरह से काम करती थी, मिनी पार्लियामेंट की तरह से काम करती थी और इसमें वही सारी प्रक्रियाएं अपनाई गईं जैसे कि ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1853 में इतनी चीज़ें हुई। इसके बाद पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी भारत के लोगों का स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की 6 सदस्यों की अभी हमने देखा एक परिषद थी, उसमें से 4 बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा। BMBA याद रखिए, BMBA बम्बा, BMBA बहुत शॉर्ट ट्रिक है। BMBA यानी बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। 6 सदस्यों की परिषद में 4 सदस्य प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने जाते थे। साथियों, चुने जाने थे। अब 1833 में जो सिविल सेवकों की भर्ती को खुला करा जाना यानी कि खुली चयन प्रतियोगिता से भर्ती करा जाना था, वो भी 1853 में वो सपना पूर्ण हो गया और अब कोई भी भारतीय विशिष्ट सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय नागरिक बैठ सकता था और उसको पास कर सकता था। भारतीय नागरिकों के लिए भी ये व्यवस्था कर दी गई।
इसके लिए 1854 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया। मैकाले समिति को 1854 में नियुक्त किया गया, जिसमें जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती कराई जाने लगी और भारतीय लोग भी अब इसमें हिस्सा ले सकते थे। तो 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि था। आइए देखते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स को अलग अलग कर दिया गया। उसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद की व्यवस्था की गई, जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद भी कह सकते हैं। और ये विधान परिषद एक छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, जिसमें सारे वही तौर तरीके ब्रिटिश सरकार में अपनाए जाते हैं, ब्रिटिश संसद में अपनाए जाते हैं, वही अपनाए गए। तो संसदीय व्यवस्था की कहीं ना कहीं नींव यहाँ पर रख दी गई थी साथियों। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया, जिसमें भारत में जो 4 बड़े प्रांत थे, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से 4 सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 6 पार्षद चुने जाते थे, उसमें से 4 स्थानीय सरकारों द्वारा चुने गए। सिविल सेवा की परीक्षा खुली प्रतियोगिता द्वारा होने लगी और उसमें जो भारतीय नागरिक थे उनको भी परीक्षा देने का या प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। सन 1854 में मैकाले समिति की इसीलिए नियुक्ति भी की गई। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ 1853 तक आपको सारे रेगुलेटिंग एक्ट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने इन सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को कलेक्ट करके एक रिवीजन कॉर्नर तैयार किया है। रिवीजन कॉर्नर जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को एक ही बार में या बहुत कम समय में रिवाइज कराने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आए, मज़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन शॉर्ट नोट्स को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आप 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को लगा के 1773 से 1853 तक तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन कॉर्नर में सबसे पहले हम देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। फटाफट देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी 1773 से पहले तक क्या था। ये रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तक बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे वो समकक्षी थे, उनकी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स अलग अलग बटी हुई थी। पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आता है तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी शक्तियां उठाकर बंगाल के गवर्नर जनरल को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां ट्रांसफ़र की जाती हैं और वहाँ के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल का कहा जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि पहली बार कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला पॉइंट हो गया 1773 का। दूसरा पॉइंट हुआ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने लगा, जिसे हम फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। शक्तियाँ बटी, शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित किया जाने लगा, 2-3 लोगों से लेकर एक के पास ले जाने लगे। फिर 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, एलिजा एम्पे जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश इसमें थे। ज़्यादा शक्तियाँ तो नहीं थी पर शुरू हो गया था कलकत्ता में। 4 मेंबर्ड गवर्नर जनरल को एक काउंसिल दी गई, 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद तैयार की गई और उसकी कहने का मतलब ये है उसकी विधायी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कि लेजिस्लेटिव वर्क्स भी परफॉर्म कर सकती थी। नो फ्रीबीज यानी कि रिश्वत लेना, उपहार लेना भारतीयों से बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ रहने वाले जो अधिकारी थे कंपनी के, और निजी व्यापार भी बंद कर दिया गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रिवाइज हुआ। अगला देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1793 रिवीजन कॉर्नर में आ चुका है। इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। ज़्यादा बहुत कुछ नहीं हुआ, कम से कम समस्याओं के साथ, लेस चेंज के साथ आसानी से ये पास हुआ। इसमें जो केंद्रीकरण की व्यवस्था थी प्रशासन की और गवर्नमेंट की पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ती रहीं, कंपनी की पावर घटती रहीं और सरकार की पावर बढ़ती रहीं। इसके साथ साथ लाइसेंस जो था कंपनी का वो 20 वर्ष के लिए अगले रिन्यू कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो 1793 तक जारी रहा। राजनीतिक कार्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिए गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1784 में इससे पहले एक पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका था। उसमें 2 चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ थी कि ब्रिटिश सरकार ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाला भारत में जो भी क्षेत्र था वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया था, और साथ ही साथ डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें निदेशक मंडल के साथ साथ नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित कर दिया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। कंपनी को सिर्फ व्यापारिक शक्तियां दी गई थीं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास मिलिट्री की शक्तियां, जो पॉलिटिकल पावर थी, राजनीतिक कानून बनाने की शक्तियां,
और साथ ही साथ प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को रखा गया था साथियों। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आसानी से पास हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने का एक अधिकार था वो छिन गया। नेपोलियन बोनापार्ट उसका कारण था। 1806 का बर्लिन डिक्री जो उन्होंने किया, और जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम चलाया जिसमें यूरोप के जो अन्य देश थे वो ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, उसका व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट ने की, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन का जो प्रतिद्वंद्व था वो लगातार चलता जा रहा था। इस क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करनी पड़ी, एकाधिकार खत्म करना पड़ा और अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार के लिए अब आ सकती थीं। कंपनी का लाइसेंस तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे वो अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ही कहलाए। 1784 वाले याद रखिए साथियों। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उन्हें भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 में अनुमति दे दी गई। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1813 का है। फिर रिवीजन कॉर्नर में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1833। 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो देश में प्रशासन का केंद्रीकरण था वो पूर्ण हो गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जो कि पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, और यहाँ पर केंद्रीकरण पूरी तरीके से पूर्ण हो गया भारत में। यहाँ पर गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथा विधिक सदस्य जोड़ा गया। फिर कंपनी में पद धारण करने में जो भेदभाव थे, धर्म या मूल वंश या जन्म स्थान आदि के आधार पर जो भेदभाव चल रहे थे वो समाप्त हो गए। दास प्रथा को गैर कानूनी किया गया और 1843 में एक एक्ट लाकर इसको उन्मूलित किया गया। प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति की गई शक्तियों को बंटने के लिए, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया। अब हम आगे देखें तो साथियों, यहाँ पर 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो कि 1813 में समाप्त हुआ था, वो पूर्णतः अधिकार समाप्त हो गया और कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन चलाने वाली एक संस्था के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। पूरे देश के लिए एक बजट लाने की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में ही की गई। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आसानी से रिवाइज कर सकते हैं आप। 1833 के बाद आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1853 का रिवीजन कॉर्नर में। इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। पहली चीज़, ये अंतिम चार्टर था या रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से, क्योंकि अब तक सेंट्रलाइजेशन हो गया था गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरीके से। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरी तरीके से अधीन आ गया था, रेगुलेट हो गई थी, नियंत्रित हो गई थी कंपनी। अब जो भ्रष्टाचार 1773 की तरफ से चला था उसको रोककर 1853 में बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा आधिपत्य ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट्स की आवश्यकता समाप्त हो गई, इसलिए 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट अंतिम चार्टर या रेगुलेटिंग एक्ट था। 6 नए पार्षद गवर्नर जनरल की काउंसिल में जोड़े गए, और दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। ये छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती थी और ब्रिटिश संसद के ही नियम कानून के तहत कार्य करती थी साथियों। फिर केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हो गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व जिसमें 4 जो हमारे यहाँ के प्रांत थे, 6 नए पार्षदों में 4 हमारे यहाँ के बड़े प्रांतों में बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से चुने गए, जो 4 पार्षद थे 6 पार्षदों में से गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और सिविल सेवकों की भर्ती को खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। 1833 में प्रयास किया गया था खुली प्रतियोगिता का, ओपन कंपटीशन का, बट ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन 1853 में सिविल सेवकों की खुली भर्ती होने लगी और भारतीय नागरिक भी सिविल सेवा में या उसकी परीक्षा में बैठ सकते थे। तो इस तरह से आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1853 तक सारी चीज़ों को समझा साथियों। हमारा पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में मस्ट शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से मैंने बताया है बहुत ही अच्छे से आपको प्यार से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस डाउट को फुलफ़िल करने का, उसे समाधान करने का बिल्कुल जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और ROARO UPPCS के लिए हमारे चैनल पर जो अलग अलग सीरीज़ चल रही हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा,
मैं फिर से कहता हूँ, ये जो ज़माना आपको आवारा कह रहा है, ये जब आप सफल होंगे तो अपने बच्चों को यही मिसाल देगा। तो अभी से डट जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए साथियों, रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष निरंतर चलता रहेगा और सफलताएं निरंतर आती रहेंगी। असफलता और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। असफलता भी आएगी, सफलता भी आएगी, और असफलताओं के साथ साथ आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।